दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत शानदार, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप श्रीराम फाइनेंस में यहाँ पर जॉब करते हैं, फील्ड में जो आपकी सेल्स जॉब होती है, तो उसमें आपका क्या कैरियर ग्रोथ होने वाला है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, कितना आप यहाँ से इंसेंटिव कमा सकते हैं, कितना यहाँ पर आपका यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, पूरी डिटेल में आज आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं बचेगा कि श्रीराम फाइनेंस में अगर आप फील्ड में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपका कैसा करियर ग्रोथ होने वाला है, कितना आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं और कितनी आगे तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, पूरी डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, हो सकता है कोई वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में कोई दिक्कत हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में ना आए और आप हो सकता है कि आपको यहाँ पर गलत डिसीजन ले लो। तो भाई वीडियो को पूरी देखना। और जो मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से कि अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है या फिर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप यहाँ पर जब कंपनी यहाँ पर जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसमें कैसे आप यहाँ पर जॉब ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग से और एंड तक मैं आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी, अगर आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीसीए कुछ भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आराम से जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिस लोकेशन पर आपके लिए आपकी वैकेंसी होती है, उस लोकेशन पर आपको यहाँ पर क्या होता है कि इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू कैसा होता है कि यहाँ पर जो आपका फील्ड, जो आपकी सेल्स जॉब होती है श्रीराम फाइनेंस में, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव और जूनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, दो पोस्ट पर यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकलती है। इंटरव्यू कुछ इस प्रकार से होता है कि जब यहाँ पर आप ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर आपका दो टाइप से आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है। एक होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और एक होता है आपका मैन टू मैन इंटरव्यू। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट में यहाँ पर आपका 30 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें कि पासिंग मार्क्स आपके कम से कम आपको यहाँ पर 15 लाने चाहिए। बाकी फ़ायदा आपको वो है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने चाहिए, लेकिन 15 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स होते हैं। 15 नंबर से ज़्यादा ही आपको यहाँ पर नंबर लाने होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भाई आपका एक मैन टू मैन इंटरव्यू होता है, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, जो कि जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं, जो आपके आरबीआई साहब होते हैं, वो यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं आपसे कि आप यहाँ पर जॉब क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न है और ये ही जॉब क्यों, इस सेक्टर में क्यों आना है। भाई आप वो उनके ऊपर बात है कि वो कुछ भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके बाद थोड़ा स्पेलिंग्स वगैरह लिखवा कर देखते हैं और आपसे यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, और जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे सोल्व करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका यहाँ पर इंटरव्यू पास हो जाता है, इंटरव्यू पास होने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्रांच दे दी जाती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर जॉब करनी होती है। और उसके हिसाब से क्या होता है कि नंबर के हिसाब से यहाँ पर आपको वैकेंसी जो होती है पोस्ट मिलती है। अगर आपके नंबर कम है तो आपको जूनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव मिलेगी, और आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आपको यहाँ पर बिजनेस एग्जीक्यूटिव मिलेगी। दोनों में दोस्तों काफ़ी डिफरेंस है, दोनों की सैलरी में अंतर है, दोनों की पोस्ट में अंतर है। तो जो यहाँ पर जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि अगर आपके 15 से 20 नंबर के बीच में है तो आपको जूनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलेगी, और अगर आपके यहाँ पर 20 नंबर से ऊपर है तो यहाँ पर आपको बिजनेस एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलेगी। उसमें क्या होता है कि सैलरी में काफ़ी अंतर होता है। जो यहाँ पर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होता है उसकी यहाँ पर 18 से 19,000 रुपये के बीच में उनको सैलरी मिलती है। जो यहाँ पर जूनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होता है उसको यहाँ पर जो उसकी सैलरी होती है वो 15 से 16,000 के बीच में यहाँ पर आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। तो सैलरी में काफ़ी अंतर होता है और आपकी पोस्ट में भी अंतर होता है। जो यहाँ पर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होता है उसकी OP2 पोस्ट होती है, और जो यहाँ पर जूनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होता है उसकी OP1 यहाँ पर पोस्ट होती है। तो भाई जब भी यहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू अच्छे तरीके से देना है, बड़े ध्यान से देना है, नंबर अच्छे लाने हैं। अगर आप नंबर कम लाओगे तो आपको एक पोस्ट कम मिलेगी और सैलरी भी कम मिलेगी। अगर आप नंबर अच्छे ले आते हैं तो आपको एक पोस्ट बढ़कर मिलेगी और सैलरी भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। दोनों का क्या होता है कि भाई दोनों का जो काम होता है वो दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम काम होता है। और जो दोनों का इंसेंटिव होता है दोस्तों, इंसेंटिव भी दोनों सेम कमा सकते हैं। इंसेंटिव की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप यहाँ पर काम करोगे तो 10-20 हज़ार आप आराम से, बहुत आराम से कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी 30-40 हज़ार भी आप यहाँ पे इंसेंटिव
कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि कंपनी को आपको काम कर कर दिखाना होगा और उसके लिए आपको अच्छी तरीके से काम सीखना पड़ेगा, क्या क्या कंपनी की स्कीम है, किस तरीके से कंपनी काम करती है। तो ये हो गए काम करने का तरीका। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ आपके कैरियर ग्रोथ पे, कि अगर आप फील्ड में आते हैं तो आपका यहाँ पर कैरियर ग्रोथ कैसा होने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर जब ज्वाइन कर लेते हैं आप OP2 या OP1 जूनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, या फिर आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव। इसके बाद क्या होता है कि 2 साल बाद जैसे आप यहाँ पर 2 साल काम कर लेते हैं, तो 2 साल के बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है। 2 साल के बाद आप यहाँ पर जो OP2 होता है वो OP3 हो जाता है। पोस्ट उसकी हो जाती है सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव। OP3 में जाने में सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव उसकी पोस्ट हो जाती है और उसकी सैलरी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। जहाँ पर उसे 18 से 20 हज़ार रुपये मिल रहे थे, अब उसे यहाँ पर इन हैंड 23 से 24 हज़ार रुपये उसको इन हैंड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपका इंसेंटिव भी सेम रहता है। आप इंसेंटिव यहाँ पर भी सेम कमा सकते हैं। कोई ये नहीं कि OP3 अगर आप है तो आप यहाँ पर इंसेंटिव ज़्यादा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसेंटिव आप यहाँ पर सेम कमाओगे। OP3 आप 2 से 3 साल के बीच में आप यहाँ पर OP3 बन जाते हैं। OP3 बनने के बाद भाई फिर अगली पोस्ट क्या होती है कि आपकी यहाँ पर होती है OP4। उसमें भी 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। तो 2 से 3 साल बाद यहाँ पर आप जो आपका रैंक हो जाता है वो हो जाता है OP4। OP4 में क्या होता है कि भाई OP4 में भी फिर आपकी सैलरी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है 3 से 4 हज़ार रुपये। और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे मौके मिल जाते हैं, जैसे कि कलेक्शन मैनेजर आप यहाँ पर बन सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा है, आपको नॉलेज अच्छी है, तो आप यहाँ पर कलेक्शन मैनेजर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं, जो कि ब्रांच में सिर्फ कलेक्शन ही करते हैं और उनका अदर कुछ काम नहीं होता। कलेक्शन का काम होता है, सीजन सोल्ड केस का काम होता है, उनका मैच्योर का काम होता है। मतलब उनको फाइल वगैरह कुछ नहीं करनी होती, ना उनको लोन करना होता है कुछ भी। सिर्फ उनको क्या होता है कि अपनी कलेक्शन यहाँ पर करनी होती है। तो ये जो आपकी OP4 में जाते हैं, जब आप यहाँ पर कलेक्शन मैनेजर बन सकते हैं। कलेक्शन मैनेजर बनने के बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर आपकी सैलरी फिर से 5-6 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। मतलब आपकी बढ़ती रहती है सैलरी हर साल। और जब आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाता है उसके बाद आपकी 4 से 5 हज़ार रुपये सैलरी और बढ़ जाती है। तो काफ़ी आप सपोज कर सकते थे 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में आपको कलेक्शन मैनेजर पर यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन इंसेंटिव कलेक्शन मैनेजर जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर इंसेंटिव कमाते हैं। इंसेंटिव की उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भाई इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। आप किसी भी पोस्ट पे हो तो आप कितना भी यहाँ पर इंसेंटिव कमा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कलेक्शन मैनेजर बनने के बाद क्या होता है कि दोस्तों जो आपका अगला पोस्ट होता है वो होता है आपका ब्रांच मैनेजर का। कलेक्शन मैनेजर के बाद क्या होता है कि आप फिर ब्रांच मैनेजर बनते हैं। वहाँ पर भी आपको 3 से 4 साल या 2 से 3 साल लग जाते हैं ब्रांच मैनेजर बनने के लिए। ब्रांच मैनेजर का भी काफ़ी अच्छा इंसेंटिव होता है। ब्रांच मैनेजर का कलेक्शन मैनेजर से ज़्यादा इंसेंटिव होता है, क्योंकि कलेक्शन मैनेजर को सिर्फ कलेक्शन का इंसेंटिव आता है। ब्रांच मैनेजर को जो फाइल लगते हैं उनका भी इंसेंटिव आता है, कलेक्शन का भी इंसेंटिव आता है, और जो और अदर काम होते हैं उनका भी यहाँ पर उनको इंसेंटिव मिलता है, इंश्योरेंस वगैरह का, FD का, इस तरीके का इंसेंटिव उनको मिलता रहता है। तो ब्रांच मैनेजर भी आपके यहाँ पर काफ़ी इंसेंटिव कमाते हैं और काफ़ी उनको सैलरी यहाँ पर मिलती है। वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैसा कमा लेते हैं। तो भाई उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है, प्लस उनको इंसेंटिव भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ब्रांच मैनेजर बनने के बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर फिर आपकी जो होती है आपकी RCH पोस्ट होती है। RCH पोस्ट पर आप जा सकते हैं। RCH के बाद यहाँ पर आप RBH बन सकते हैं। भाई कुल मिलाकर जो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर आप बैक ऑफिस में जाते हैं तो बैक ऑफिस में कम यहाँ पर आपका कैरियर ग्रोथ होने वाला है। लेकिन वहीं अगर आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा सैलरी भी कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी कमा सकते हैं, और यहाँ पर आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो अगर आप फील्ड में हैं तो भाई आप आराम से अपना काम करो, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपका कैरियर ग्रोथ होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर कोई कंपनी चेंज करते हो तो भी आपको यहाँ पर सैलरी इंक्रीज होकर मिलती है। तो अगर आप फील्ड में आते हैं तो फील्ड में आपका कैरियर काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप श्रीराम फाइनेंस जॉब में फील्ड में आते हैं तो आपका यहाँ पर कैसे कैरियर ग्रोथ होने वाला है, कितना आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, कितना इंसेंटिव कमा सकते हैं, वो दोस्तों उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है।